नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं दोस्तों भाषा। भाषा आपके सिलेबस का, आपके एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। खासकर बीएलएड, बीएड और डीएलएड, बीटीसी वालों के लिए यह ज़्यादा ही खास है। तो दोस्तों, ये जो भाषा का पार्ट है, ये आने पर जब कभी प्रश्न आता है तो आप उस पर बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि आप उससे रिलेट कर जानकारी कम रखते हैं। इसलिए आज हम जो है भाषा के ऊपर जीरो से लेकर के हीरो तक तैयारी करवाएंगे। पहले क्या है भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ, भाषा जो होता है मनुष्य को पशुओं से बिल्कुल अलग करता है। क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य जो होता है अपने संकेतों के द्वारा एक समाज का गठन कर पाता है। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? सबसे छोटी ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक, ध्वनि के ही द्वारा शब्दों का, पदों का कल्पना किया जा सकता है, अपितु कल्पना नहीं किया जा सकता है। किसी भी भाषा के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता है। और ध्वनियों को उच्चारण स्थान पर ले जान लेते हैं। ध्वनि के बिना स्वर विज्ञान को ध्वनियों के उत्पादन, संवाहन, ग्रहण के आधार पर 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है। नंबर 1, औपचारिक ध्वनि विज्ञान, भौतिकी ध्वनि विज्ञान, श्रवण ध्वनि विज्ञान। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की उच्चारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। औपचारिक यानी उच्चारण से संबंधित होता है। भाषा मूलतः औपचारिक होती है, इसको उच्चारित किया जाता है, बोल के ट्राई किया जाता है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने वाक्य पद का आदान प्रदान करता है। भाषा की निर्माणक ध्वनियाँ ही होती हैं। ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना। अच्छा, जैसे कि ध्वनियों में देखेंगे आप पाएंगे स्वर और व्यंजन 2 होती हैं। स्वर कितने होते हैं? 13। 11 माने जाते हैं। वर्गीय ध्वनियाँ 2 मानी। अंक आहा। इसके बाद स्पर्श जो होता है, इसमें व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये सब व्यंजन रखे हैं। संयुक्त अक्षर, ये सब व्यंजन आप देख सकते हैं। इसके बाद हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करना। हिंदी में स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। एक, जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की स्थिति, ओंठ की, जैसे प, फ, ब, भ, म। ठीक, ओष्ठ की यानी ओंठ की आकृति। और आचार्य पाणिनि ने स्वर की 3 मात्राएं मानी हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व जिन स्वरों की मात्रा में 1 मात्रा हो, दीर्घ जिन स्वरों की मात्रा में 2 मात्राएं हो, प्लुप्त जिन स्वरों की मात्रा में 2 से अधिक हो। इसके व्यंजन ध्वनियाँ क्या होती हैं? परंपरागत व्याकरण में जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतः होता है और उसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर, तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वर ध्वनियों की सहायता लेते हैं उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, ठीक, आप ये देख सकते हैं। पा वर्ग तक कुल 25 ध्वनियाँ होती हैं। 25 ध्वनियों को रखा गया है। इसके बाद अंतस्थ के अंतर्गत यार अलावा रखा गया है। उसमें सहा। इसके बाद आता है अनुस्वार या अनुनासिका। अनुनासिकता, इसमें क्या होती हैं? जो नाक से, मतलब नासिका से जो ध्वनियाँ निकाली जाती हैं, जो नाक के माध्यम से ध्वनियाँ निकाली जाती हैं, उनको अनुनासिका बोला जाता है। इसके बाद आइए हल। हिंदी में आप एक चीज़, हल चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रकाश में, है ना। इसी प्रकार प्रकार में हिंदी में हल चिन्ह का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। हल चिन्हों का प्रयोग शब्दों में शुरू अस्पष्टता, भाषा को सरलता प्रदान करता है। काम शब्द चिन्हों में लिखा जाता है, जैसे काम, चक, ऐसे। इसके बाद ये आता है साक्षर, ये अक्षर आता है। ध्वनि के गुण हैं,
आप यहाँ पे पूरे के पूरे पा जाएंगे। आपको भाषा कि इस क्लास में एक बार इसको देख लेने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ भाषा को 0 से लेकर के हीरो तक तैयारी करवाए हैं। इसके बाद भाषा की परिभाषाएं क्या हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार क्या है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, या विश्व की हृदय तंत्री झंकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या हैं, भाषा की यानी ज़रूरत क्यों पड़ी और उनको कैसे जानेंगे कि ये भाषाएं हैं, इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये लिखेंगे। अच्छा ठीक, ऐसे ही ये आप जा कर के पेपर में छाप देते हैं। नंबर पूरा के पूरे नंबर तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि अगर 10 नंबर का होगा तो 8 नंबर 7 नंबर तो पा ही जाएंगे। इसके बाद भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्य भाव प्रकाशित व आपसी विचार विनिमय करते हैं। क्या होता है कि आप अपने ध्वनियों के माध्यम से एक समाज का गठन करते हैं और अपने ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाए पाते हैं। इसके भाषा संबंध परंपरा से होता है। एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि जिसके पिताजी हिंदी बोल रहे हैं, ठीक उनका जो बच्चा आएगा उनके पारिवारिक माहौल को देख करके हिंदी ही बोलेगा। भाषा का उद्भव का विकास सिद्धांत ये रहा। वैसे बहुत सिद्धांत है, लेकिन 3 से 4 हम यहाँ पे सिद्धांत को दिखाएं। परिस्थितियों का परिणाम होता है, बोलने की प्रेरणा होती, प्राणी शास्त्री की विशेषताएं होती हैं। वीडियो आपको थोड़ा देर लगा मतलब जल्दी चलता लग रहा हो तो आप एक काम करिएगा, पॉज करके आप आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद बोलने का प्रेरणा बोल बोल कर जो सीखी जाती है। इसके बाद आता है प्राणी शास्त्रियों की विशेषताएं क्या है। इसमें जो है बताया जाता है कि इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से भाषा के मूल आधार क्या है, एक होता मानसिक, दूसरा होता भौतिक। इसके बाद आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्योंकि हमें ऊपर 3 सिद्धांत की बात की है, नीचे और सिद्धांत आप पाएंगे। जैसे कि स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है। इसके बाद आता है प्रयत्न का सिद्धांत, यानी बोल बोल कर किसी शब्द को नहीं बोल पा रहे हैं, बोल बोल कर सीख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत भिन्नता की। जैसे यहाँ पर इंग्लिश बोला जा रहा है, थोड़ी दूर पे मराठी बोली जा रही, थोड़ी दूर पे हिंदी बोली जा रही, ये होता है। इसके बाद जाता है, इसके बाद पूरे सिद्धांत को हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। जैसे अनुकरण का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, प्रारंभिक अवस्था का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके बाद आता है मातृभाषा का अर्थ। अब मातृभाषा यानी अपने हिंदी की बात की जा रही है। जीवन में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होती है। डायवर्न के अनुसार है मातृभाषा का क्या महत्व है, आप देख लीजिएगा। ऐसे इनकी भी प्रकृति है, प्रकृति इनकी क्या है, नेचर। तो प्रकृति भाषा का और मातृभाषा का लगभग मिलता जुलता है। इसके बाद इनके स्वरूप क्या है, मातृभाषा, मूल भाषा, सांस्कृतिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, शब्द भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसके बाद इसका उद्भव यानी विकास कब से कब माना जाता है, यानी कब हुआ है। इनके बारे में थोड़ा वीडियो आपको जल्दी लग रहा हो तो आप बिल्कुल पॉज कर करके देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो होता है एक यूनिट, यानी बीएलएड में बीएलएड करने वाले सभी छात्र के लिए, विशेषकर बीएलएड करने वालों के लिए, ये एक यूनिट पूरे भाषा का यहीं पे समाप्त होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं और हम इसमें आपको कहें कि अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आपको एक बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बीएलएड कर रहे हैं यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो आपसे रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे। और हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आप पूरे के पूरे बीएलएड हो, बीएड हो, एमए हो, एमएड हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप अपनी वहाँ पे फाइलें पा जाएंगे। इतना धैर्य से सुना, इतना ध्यान सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।